हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने स्टार्ट किया हमारा रचना सीरीज, जिसमें हम लोग रचना शरीर के जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारा जो होने वाला है गर्भ शारीर का तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग गर्भ शारीर के अगले कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ने 2 वीडियोस देखे थे, जिसमें हम लोग ने गर्भ शारीर में गर्भ की व्याख्या, शुक्र और आर्तव के कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद मासानुमासिक वृद्धि, पंचमहाभूत का रोल इन द गर्भ वृद्धि, साथ ही साथ बीज, बीज भाग और बीज अवयव के कॉन्सेप्ट के बारे में और गर्भ पोषण के बारे में हम लोग ने पहले से ही बात कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे अपरा निर्मिति या फिर गर्भ नाभि नाड़ी के बारे में। उसके बाद गर्भ अंग प्रत्यंग उत्पत्ति के बारे में, साथ ही साथ गर्भ में होने वाले विकृतियों के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें हमारा जो गर्भ टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये जो टॉपिक होने वाला है गर्भ शारीर, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग भी और नॉलेज पर्सपेक्टिव की दोनों तरफ से ये इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भ शारीर में हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अपरा निर्माण के बारे में। तो अपरा निर्माण बेसिकली इसको मॉडर्न में क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द प्लासेंटा। जो प्लासेंटा होता है उसी को हम लोग आयुर्वेद में क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि जो गर्भिणी है, उसमें गर्भिणी स्त्री के आर्तव स्रोतों का गर्भ के द्वारा अवरोध होने से गर्भिणी स्त्री में आर्तव स्राव नहीं होता। ठीक है, जो गर्भिणी स्त्री है उसमें क्या होता है, गर्भ क्या है, यूट्रस में है, तो जिसके वजह से जो भी आर्तव है, आर्तव स्रोतस है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से आर्तव जो है उसका स्राव नहीं होता, मतलब जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रहता है बेसिकली वो निकल नहीं पाता। अब बोला गया कि इस तरह वो आर्तव नीचे से अवरोध होने पर ऊपर की ओर आकर अपरा का निर्माण करता है। ठीक है, अब नीचे नहीं निकल पा रहा है थ्रू द वाजाइनल ओरिफिस, तो ऐसे कंडीशन में वो ऊपर की तरफ जाकर वहां पे इकट्ठा होकर अपरा का निर्माण करता है। और बोला गया कि जो शेष आर्तव है वो स्त्री शरीर में और ऊपर आकर स्तनों में प्रविष्ट होता है, और जिससे गर्भिणी के स्तन जो होते हैं पीले, उठे हुए तथा बड़े दिखाई देते हैं, और इसी आर्तव से इस स्तनों में स्तन्य की उत्पत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या क्या देखा अभी तक हम लोग ने कि जो गर्भिणी स्त्री है उसमें गर्भ बना है। ये जो गर्भ है वो क्या कर रहा है, अवरोध कर रहा है किसका, जो आर्तव का स्राव है उसको नीचे से और फिर से निकलने नहीं दे रहा है। ऐसे कंडीशन में जो आर्तव स्राव है वो ऊपर की ओर जाकर अपरा का निर्माण कर रहा है, और कुछ कंटेंट कहाँ तक जा रहा है, स्तन तक जा रहे हैं, और वहां पे स्तन में दुग्ध का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण जो स्त्री के गर्भिणी स्त्री है उसके स्तन पीले, उठे हुए और आकार में बड़े दिखाई देते हैं। आगे बोला गया कि इस प्रकार आर्तव का अवरोध होने से उसी से अपरा क्या बनते हैं, अपरा बन जाता। अब ये जो अपरा है 3 मास में बनकर पूर्ण हो जाती है। ठीक है, 3 मास, कितने समय लग रहा है, 3 मास लग रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, अपरा वहां पे बन रहा है। और शरीर में जो गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा अपरा तक और अपरा से रक्त वाहिनी द्वारा माता के हृदय तक संबंध स्थापित हो जाता है। अतः हम माता जो है उसके रस और रक्त द्वारा ही गर्भ के शरीर की वृद्धि होती है, जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में गर्भ पोषण में देखा था कि गर्भ नाभि नाड़ियों द्वारा क्या होता है, अपरा कनेक्टेड रहती है और अपरा से माता का हृदय कनेक्टेड रहता है, उसके द्वारा गर्भ का पोषण होता है। तो सेम यहाँ पे भी बोला गया कि आर्तव जो है उसका अवरोध हो रहा है, इस आर्तव से अपरा बन रहे हैं। ये जो अपरा है 3 मास में बन रही है, और ये अपरा से गर्भ नाभि नाड़ी कनेक्टेड रहती है, और अपरा जो है वो किससे कनेक्टेड रहती है, रक्त वाहिनियों द्वारा या फिर रस वाहिनियों द्वारा माता के हृदय से कनेक्टेड होती है, और इसके वजह से माता के हृदय से लेके गर्भ के नाभि तक एक कनेक्शन बन जाता है, और उसके द्वारा ही शरीर की वृद्धि देखने को मिलते हैं इन द गर्भ। सेकेंड हम टॉपिक देखते हैं इसमें, दैट इज द गर्भ नाभि नाड़ी के निर्माण के बारे। तो गर्भ नाभि नाड़ी मतलब क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड आप लोग को मॉडर्न में पता ही होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भ नाभि नाड़ी या फिर नाभि नाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जो नाभि नाड़ी है इसी को हम लोग गर्भ नाभि नाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, गर्भ की नाभि से संबंधित रहता है। अब बोला गया है कि गर्भ के अंग प्रत्यंग व्यक्त होते हैं, तब गर्भ को नाभि से संबंध नाड़ी दूसरे और अपरा से संबंध रखती है, और अपरा द्वारा मातृ हृदय से संबंधित रहती है। इसी से मातृ हृदय से माता का आहार रस धमनियों से जाता हुआ अपरा में आता है, और क्रमशः वो अपरा से गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा गर्भ की नाभि से होता हुआ गर्भ के शरीर में प्रविष्ट होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी बोला गया है कि क्या है कि जो नाड़ी क्या करते हैं, गर्भ को, गर्भ की जो नाभि है उसको अपरा से कनेक्ट करती है, उसी को हम लोग गर्भ नाभि नाड़ी कहते हैं। अब गर्भ नाभि नाड़ी क्या करती है, अपरा से कनेक्टेड होने के बाद वो मातृ हृदय से, तो ये भी क्या कर रही है, एक तरह से शरीर का पोषण करने में मदद कर रही है। अब बोला गया कि ये जो नाड़ी है ये गर्भ की नाभि से ये नाड़ी लगी होती है, और नाड़ी से अपरा और अपरा से मातृ हृदय लगा रहता है।
तो अतः जो मातृ हृदय है सही सिरायों द्वारा अपरा तक रस रक्त का संचार होता है। ठीक है, मातृ हृदय जो है, माता का हृदय जो है, वहां से रक्त वाहिनी द्वारा, रस वाहिनी द्वारा अपरा तक क्या होता है, रस रक्त आदि का संचार होता है। और इस प्रकार अपरा के साथ साथ क्या होता है, गर्भ नाभि नाड़ी की उत्पत्ति भी तीसरे मास में संपूर्ण हो जाती है। तो जितना समय अपरा की निर्मित में लग रहा है उतना ही समय गर्भ नाभि नाड़ी की उत्पत्ति में भी लगता है। मतलब जितना समय किसमें, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में लग रहा है, उतना ही समय अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन में लगता है, दैट इज द 3 मंथ। अब बोला गया कि जिससे जो माता का हृदय और गर्भ शरीर इनका प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। अब ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होने की वजह से जो माता है उसका कनेक्शन किसके साथ, गर्भ के साथ देखने को मिलता है। इसलिए बोला गया है कि चौथे मास में हृदय गतिमान होता हुआ दिखाई देता है तथा हृदय ध्वनि सुनाई जा सकती है। चौथे मास में हम लोग ने देखा था मासानुमासिक वृद्धि में कि चौथे मास में क्या होता है, गर्भ में हृदय का निर्माण होता है। तो तीसरे मास में क्या हो जा रहा है कि ये जो संबंध है स्थापित हो जा रहा है किसके द्वारा, नाभि नाभि नाड़ी द्वारा या फिर अपरा और मातृ हृदय द्वारा। तो ऐसे कंडीशन में बोला गया है कि ये सब कनेक्टेड होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो चौथा मास है उसमें गर्भ में भी हृदय का अवलोकन देखने को मिलता है और उसके द्वारा वो अपनी इच्छाओं को प्रकट करना स्टार्ट कर देता है। तो किस तरह से ये कनेक्शन होता है, तो जो गर्भ है उसकी नाभि से नाभि नाड़ी कनेक्टेड रहती है, ये नाभि नाड़ी अपरा से कनेक्टेड रहती है और ये अपरा किससे कनेक्टेड रहती है, मातृ हृदय या फिर यूटेरस से। अब ये जो यूटेरस है वो किससे कनेक्टेड, ऑफ कोर्स ब्लड वेसल्स वहां पे माता का आ रहा होगा, तो जिससे वो क्या हो रहा है, सभी रक्त वाहिनियों से कनेक्टेड रहते हैं, जिसके द्वारा जो भी न्यूट्रिशंस है या फिर जो भी पोषण तत्व है वो गर्भ तक पहुंच जाते हैं। आगे हम देखते हैं गर्भ में अंग प्रत्यंग उत्पत्ति डिफरेंट डिफरेंट आचार्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि कुछ कुछ आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले सिर बना, कुछ बोलते हैं पैर बना, कुछ बोलते हैं मध्य शरीर बना। तो उसके हिसाब से बताया गया कि जो शौनक आचार्य हैं वो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले किसमें, गर्भ में सिर की उत्पत्ति होती है। जो कृतवीर्य है वो कहते हैं कि नहीं, किसकी उत्पत्ति, हृदय की। लेकिन जो पराशर होते हैं वो क्या बोलते हैं, नाभि की उत्पत्ति। मार्कंडे वहीं पे कहते हैं कि पाणिपात की पहले उत्पत्ति होती है। सुबूति जो गौतम होते हैं वो कहते हैं कि जो मध्य शरीर है, दैट इज जो ट्रंक है, उसका पहले फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो धन्वंतरी है वो क्या कहते हैं कि सभी अंग का एक साथ ही धीरे धीरे क्या होता है, एक के बाद एक वहां पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द उत्पत्ति ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। आगे देखते हैं, कुछ आचार्य कहते हैं कि शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो उनमें कुछ आचार्य कहते हैं कि पंचमहाभूत से, कुछ मातृज पितृज आदि भाव कहते हैं। तो ये सारे के विषय में बात करते हैं। तो पहले बोला गया है कि पंचमहाभूत, तो बोला गया है कि जो गर्भ है उसमें पंचमहाभूत की क्रिया होने पे सभी अंग प्रत्यंगियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो कि हम लोग ने देखा कि रोल ऑफ पंचमहाभूत इन द गर्भ उत्पत्ति, तो उसमें भी हम लोग ने देखा कि जो पंच महाभूत है वो डिफरेंट डिफरेंट कर्म करते हैं। जैसे वायु विभाजन करती है, जो स्नेह रहता है, जल रहता है वो क्लेदन करता है, जो तेज अग्नि रहता है वो पाचन करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो महाभूत है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, जिसके वजह से अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति देखने को मिलते हैं इन द गर्भ। तो कुछ आचार्य क्या कहते हैं कि जो पंच महाभूत है उन्हीं से गर्भ की उत्पत्ति होती है। वहीं पे कुछ आचार्य कहते हैं कि जो पितृज आदि षड भाव है, जिसमें क्या क्या आता है, मातृज पितृज रसज सत्वज सात्मज आत्मज, ये जो 6 भाव बताए गए इसके अनुसार उन्होंने क्या बोला है कि गर्भ की उत्पत्ति मानी गई है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पितृज भाव का कि कौन कौन से पितृज भाव हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो भी खर रहते हैं, मतलब जो कठिन अवयव खर अवयव हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनको पितृज भाव द्वारा उत्पन्न माना गया है। जैसे कि केश हो गया, समश्रु, लोम, अस्थि, नख, दंत, सिर, स्नायु, धमनी तथा शुक्र, ये जो है कठिन भाव है और स्थिर भाव है, उनकी उत्पत्ति पितृज भाव द्वारा मतलब कि शुक्र द्वारा मानी गई है। वहीं पे मातृज भाव मतलब कि कौन कौन से चीजें माता की वजह से उत्पन्न हो रही है, तो इसमें जो भी मृदु भाव आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मातृज भाव कहते हैं। जिसमें से मांस आ जाता है, रस रक्त मेद मज्जा हृदय नाभि यकृत प्लीहा आंत्र गोद, ये सब कैसे हैं, मृदु भाव वाले को हम लोग मातृज भाव कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ रसज भाव है, मतलब कि जो रस के कारण उत्पन्न होते हैं शरीर में। तो इसमें आते हैं धातुओं की जो वृद्धि होती है, जो भी हम आहार खाते हैं उसके वजह से जो आहार रस होता है उसके वजह से उत्पन्न होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रसज भाव कहते हैं। तो शरीर के धातुओं की वृद्धि किसके द्वारा, जो भी हम खाना खाते हैं उसके पोषण के द्वारा होती है। साथ ही साथ शरीर का बल हो गया, वर्ण हो गया, शरीर की स्थिति तथा शरीर का क्षय, ये किसके द्वारा होता है, आहार जो हम ले रहे हैं उसके अनुसार देखने को मिलते हैं। आत्मज भाव की बात करें तो आत्मज मतलब ये जो चेतना के वजह से होती है। तो चेतना में क्या क्या आता है, इंद्रिय आता है, ज्ञान विज्ञान आयु सुख दुख आदि जो भाव है उसको किस कैसा बोला गया, आत्मज मतलब कि चेतना या फिर आत्मा के कारण।
कुछ सत्वज भाव है, सत्वज मतलब कि मानसिक भाव बताए गए, जैसे कि शरीर की पवित्रता, ईश्वर में आसक्ति, मतलब ईश्वर के प्रति रुचि होना, वेदों में रुचि होना, गुरु, आचार्य, विद्वान, इनके प्रति जो आदर की भावनाएं होती हैं, मतलब जो भी मानसिक भावनाएं हैं, उनको हम लोग सत्वज भाव कहते हैं। और लास्ट आता है दैट इज द सिक्स्थ, जो कि है हमारा सात्विक भाव, मतलब कि जो किसकी वजह से, हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेगुलर हैबिट्स की वजह से होता है, उसको क्या बोलते हैं, सात्विक भाव। तो इसमें तेज, आरोग्य, बल, वर्ण तथा मेधा, ये जो सभी भाव हैं, क्योंकि अब अगर हम सतत अध्ययन करेंगे तो हमारा मेधा बढ़ेगा, अगर सही से अन्न विहार का साथ में हमारे शरीर को है तो उससे क्या होगा, हमारा आरोग्य बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सात्विक भाव हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार बोला गया कि गर्भ की उत्पत्ति में या फिर गर्भ की वृद्धि में उपयुक्त भावों का योगदान देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्या बोला गया कि पंचमहाभूत से भी गर्भ की उत्पत्ति होती है, फिर सात्विक भाव से या फिर सदादि जो भाव बताए गए उनके द्वारा भी गर्भ की उत्पत्ति मानी गई है। वहीं पे आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार भी गर्भ की कुछ उत्पत्तियां बताई गई हैं, जिसमें से वो बोलते हैं कि रक्त से गर्भ की उत्पत्ति होती है, जैसे कि यकृत, प्लीहा आदि की उत्पत्ति रक्त से उन्होंने माना है। रक्त के फेन से, मतलब रक्त के जो फोम निकलता है उससे उन्होंने फुफ्फुस की उत्पत्ति मानी है। उसके बाद रक्त के किट्ट भाव से, मतलब कि रक्त का जो मल होता है उससे उंडुक, दैट इज द सीकम की उत्पत्ति मानी है। एंड कफ, रक्त, मांस, इन सब के सार भाग से जीवा की उत्पत्ति उन्होंने मानी है। वहीं पे मांस, रक्त, कफ, मेद, इनके प्रसाद भाग से वृषण की उत्पत्ति, रक्त कफ के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क की उत्पत्ति, और रक्त कफ के प्रसाद भाग तथा वात पित्त से आंत्र, गुद, बस्ती आदि की उत्पत्ति उन्होंने मानी है। ठीक है, तो ये जो आचार्य सुश्रुत वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको याद कर रखना जरूरी है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज में आने की चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एक एसक्यू भी बन सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या याद रखना कि किस भाव से किसकी उत्पत्ति हो रही है। जैसे अगर उन्होंने बोला रक्त से किसकी उत्पत्ति मानी गई है, तो यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति रक्त से, रक्त के फेन से बेसिकली फुफ्फुस के। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो भाव बताए गए हैं उनसे डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स है, जो अवयव है, उनकी उत्पत्ति सुश्रुत आचार्य ने बताई है। आगे हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं इस लेसन की, दैट इज द गर्भ की विकृति, मतलब गर्भ में होने वाले विकार या फिर डिसीज किन कारणों से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो भी आचार्य है उन्होंने क्या बताया कि गर्भ की विकृति दो मुख्य कारणों से होती है। क्या बोले हैं, दो मुख्य कारण से गर्भ की विकृति देखने को मिलती है। सबसे पहला कारण बोला है उन्होंने अनुवांशिकी कारण, जो कि जेनेटिक फैक्टर या फिर हेरिडिटरी फैक्टर होता है। एंड सेकेंड बोला है उन्होंने पारिस्थितिक, पारिस्थितिक मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्या हम लोग आहार विहार कर रहे हैं, इसके वजह से जो होता है वो पारिस्थितिक होता है। तो दो याद रखने का, गर्भ विकृति आनुवंशिकी कारण से हो सकता है या फिर पारिस्थितिक कारण से। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आनुवंशिकी कारण की, तो आनुवंशिकी कारण में क्या बोला गया है कि जो शुक्र शोणित है उनके द्वारा होने वाली जो विकृतियां होती हैं, जैसे कि शुक्र शोणित एवं गर्भोत्पादक बीज, जो बीज है, इस बीज या बीज भाग से जो अंग प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिस अंग एवं प्रत्यंग का बीज भाग दूषित होता है उन उन अंग प्रत्यंगों में विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहला क्या बोला गया है कि अनुवांशिकी, अनुवांशिकी मतलब कि जो हमारा हेरिडिटरी कैरेक्टर है, मतलब जेनेटिक वजह से हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, शुक्र और शोणित में जो विकार होते हैं उनके वजह से जो हमारे शरीर में विकार देखने को मिलते हैं उसको जेनेटिक या फिर अनुवांशिकी विकृति कहते हैं। अब इसमें क्या बोला गया कि हमारा जो बीज होता है, शुक्र बीज हो गया या फिर पुरुष बीज हो गया या फिर स्त्री बीज, दैट इज द आर्तो हो गया, इनमें जो विकृतियां होती हैं, उनके बीजा भाग में जो विकृति होती है, वो बीजा भाग से जो अवयव निर्मित होता है, मतलब जो बीजा भाग अवयव रहता है उसमें विकृतियां उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर बीजा भाग में जो हस्त के लिए बीजा भाग अवयव है उसमें अगर कोई विकृति रहती है तो जो उससे जो निर्माण होने वाला हस्त रहेगा वो कैसा रहेगा, विकृत रहेगा। तो इस प्रकार से जिस जिस बीज भाग में दुष्टि रहती है, दूषित रहता है, उन उन अंग प्रत्यंगों में भी विकृति देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं सेकेंड जो बताया गया है विकृति का कारण, दैट इज द पारिस्थितिक। पारिस्थितिक मतलब कि एनवायरमेंटल। तो बोला गया है कि जब स्त्री के गर्भाशय में गर्भ विकसित हो रहा होता है उसी समय स्त्री शरीर में किस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है और गर्भ विकृति को प्रभावित करता है, यह परिस्थिति मुख्यतः स्त्री के आहार विहार पर आश्रित रहती है। ठीक है, तो पारिस्थितिक मतलब क्या बोला गया है कि ये क्या है, जेनेटिक, मतलब कि बीज, शुक्र बीज या फिर शोणित बीज की वजह से नहीं हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, बेसिकली जो गर्भाशय में जब गर्भ है उस समय उसकी जो माता है वो किस प्रकार का आहार विहार कर रही है उस पे ये क्या है, विकृति निर्भर करती है।
अगर वो अहितकर आहार विहार कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में उससे जो बेबी फॉर्म होगा, उससे जो गर्भ बनेगा, वो कैसा रहेगा? विकृत। वहीं पे अगर वो हितकर आहार विहार कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो गर्भ बनेगा, वो कैसा रहेगा? अविकृत और बिना रोग वाला रहेगा। तो इस कारण से 2 फैक्टर पे हमारा जो गर्भ का स्वस्थ रहता है या फिर उसका जो विकृति रहता है, वो निर्भर करती है, आनुवंशिक कारण पे और पारिस्थितिक कारण पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली विदिन द गर्भ टॉपिक। तो इसी के साथ जो हमारा गर्भ शरीर था, उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। इसमें से सबसे मेन चीज़ आपको क्या-क्या याद रखना है, तो मासानुमासिक जो वृद्धि है, वो 10 मार्क्स का आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा गर्भनाभि नाड़ी या फिर जो अपरानिवृत्ति है, वो आ सकते हैं। एंड इसके अलावा जो भी संख्या वाली चीज़ें हैं, जैसे कि सुश्रुत अनुसार हम लोग ने देखा कि कफ से किसकी निवृत्ति होती है, कफ के मेद से या फिर जो रक्त रस है, उनसे किसकी निवृत्ति होती है या फिर उत्पत्ति होती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो होप आपको जो गर्भ टॉपिक है, गर्भ शारीर टॉपिक है, वो सारी चीज़ उसके रिलेटेड क्लियर रहेगी। एंड अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि फर्दर वीडियोज़ में उन सारे टॉपिक से रिलेटेड या फिर जो भी आपके डाउट रिलेटेड कंटेंट्स है, उसको मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर पीएमएस रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, वो सब देखने के लिए, साथ ही साथ जो भी आपके कॉन्सेप्ट नहीं आपको आते, उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।